हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपका एग्ज़ाम नज़दीक है? क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट वीडियो खोज रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ। हम लोग इस चैप्टर को 1.5 आवर या 1.5 आवर में ही फिनिश करेंगे। आइए वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखिएगा, शानदार ट्रिक्स और टिप्स आपके लिए है। हम लोग का ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्ड, पहले इसके बारे में जानते हैं। केमिकल बॉन्ड असल में एक ऐसा फोर्स है जो एटम आयन या मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा होगा। एक ऐसा इंटरैक्टिव फोर्स है जो एटम आयन और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। दो टाइप से ये बॉन्ड बनता है, एक है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दो तरीके से होती है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। पहला है इलेक्ट्रॉन का जहां म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा जहां इलेक्ट्रॉन पहले से शेयर्ड होता है और फिर सेंट्रल एटम पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहां सिर्फ ट्रांसफर होता है वहां बनता है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जहां म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, और जहां इलेक्ट्रॉन पहले से शेयर्ड है और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां बनता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करते हैं। केमिकल बॉन्ड है क्या? तो केमिकल बॉन्ड हम लोग कह रहे हैं एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स आयंस को या मॉलिक्यूल्स को एक साथ जमा करके रखेगा किसी केमिकल स्पीसीज में। और अब हम डिस्कस करेंगे क्वासेल-लोइस अप्रोच के बारे में, जहां इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी की बात होगी। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो बचपन में आपने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दैट इज लाइक दिस। हाइड्रोजन के पास एक है, हीलियम के पास दो है डॉट, लिथियम के पास एक है, बेरिलियम के पास दो, बोरोन के पास तीन, एंड सो ऑन। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी हम किसी एटम का या एलिमेंट का कैसे जानते हैं? अगर हम वैलेंसी के बारे में बात करें बच्चों, तो वैलेंसी बेसिकली क्या चीज होती है, हम इसके बारे में अगर बात जानना चाहेंगे तो क्या है वैलेंसी? तो देखो, वैलेंसी इज इक्वल टू सीधा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर लेस देन या इक्वल टू 4 है। वहीं वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर ग्रेटर देन 5 है, मतलब ग्रेटर देन 4 है। 5 भी मत बोलो, ग्रेटर देन 4 है तब। लाइक मैग्नीशियम हमने एग्जांपल लिखा तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 2 है। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6 कर दिया, तो ये आपका वैलेंसी निकल जा रहा है। अब आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या उसी को जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या होता है उसको जानते हैं। एक ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बिटवीन 2 डिसिमिलर एटम, उसी को हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है। वहीं क्लोरीन जिसका कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर कर दे रहा है किसको? क्लोरीन को। इससे सोडियम पर एक प्लस और Cl पर एक माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है। तो फाइनली आप इसको समझ सकते हो कि Na और Cl के बीच में यहाँ जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसी सिंगल बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड, या उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। नेक्स्ट, उसी तरह फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी आप देख सकते हैं। तो MgCl2 का अगर हमको बॉन्ड दिखाना होगा तो Mg के साथ 2 Cl के इस तरह से बॉन्ड बने हैं, ये दोनों आयनिक बॉन्ड बना है। आई बात समझ में? अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोवैलेंसी। किसी एटम या एलिमेंट के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, आयनिक बॉन्ड है यहाँ, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कुछ फैक्टर्स है। पहला है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम सभी जानते हैं, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एटम के द्वारा खर्च किया जाएगा आउटर मोस्ट शेल, मतलब वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, है ना?
आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को, जो मोस्ट लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने में जो मिनिमम एनर्जी हम खर्च करेंगे दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मान लो A कोई गैसियस एटम है या M कोई गैसियस एटम है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो M प्लस बनेगा। दैट इज योर फर्स्ट फैक्टर विच इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन फॉर्मेशन के लिए हम लोग का पहला फैक्टर है आयोनेशन एंथैल्पी। एनायन बनाने के लिए हमारा दूसरा फैक्टर बना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसमें N एक गैसियस एटम है जिसमें A जिसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और N पर माइनस चार्ज बनाया है। कैटायन और एनायन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग एक सॉलिड फॉर्म, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और वो ये 3 फैक्टर्स बता रहा है। अच्छा, अब ये तीनों जो आपस में मिलेगा तो इनको मिलाने के लिए दोनों को, मेटल कैटायन को और मतलब जो कैटायन और एनायन है, इन तीनों को जोड़ने के लिए जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या सीखा? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का 3 फैक्टर, फर्स्ट वन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड वन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड वन लैटिस एनर्जी, राइट। लैटिस एनर्जी को भी हम लोग 2 फैक्टर्स दिखाते हैं, अलग अलग है, पहला चार्ज और दूसरा साइज। चार्ज की बात करते हैं तो जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा। तो सबसे बड़ा चार्ज जैसे मैग्नीशियम के पास है, इसमें 2+ चार्ज अवेलेबल है, इसमें भी 2+ है, इसमें 1+ है, इस पर 1 माइनस, इसमें 2 माइनस, तो इसमें +2 -2 +2 -1 +1 -1, सबसे बड़ा जितना ज्यादा चार्ज उतना अच्छा उसका लैटिस एनर्जी। सो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी MgO की होगी, फिर CaCl2 की होगी और तब NaCl की होगी। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ आयंस की बात करते हैं। आयन का साइज जितना छोटा होता है लैटिस एनर्जी उतनी अधिक होती है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर कैटायन मेरा सेम है तो एनायन जो छोटा पड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पर एनायन मेरा जितना छोटा पड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ कैटायन जो छोटा पड़ा उसकी एनर्जी ज्यादा है। ये 2 फैक्टर्स हैं किसके लिए? तो लैटिस एनर्जी को लेकर। अब अगला टर्म आता है बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल में किसी सॉलिड एटम को अगर हम लोग सब्लिमेशन के प्रोसेस में ले जाएंगे तो उसे गैस में बदलेंगे, वहीं क्लोरीन गैस को अगर हम डिसोसिएशन एंथैल्पी लेके जाएंगे तो उसको एटम में बदलेंगे, और गैस को फिर हम लोग, गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इजी होता है गैसेस एटम से, तो गैसेस कैटायन बनेगा, ये गैसेस एनायन बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा, और फिर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे Na+Cl- तो NaCl बनेगा। इधर से भी NaCl बन रहा है, इधर से भी क्या बन रहा है? NaCl। सो दिस साइकिल इज कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल। आयनिक बॉन्ड की कहानी हो जाती है खत्म और बढ़ते हैं हम लोग अब कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम लुईस लैंगमीर थ्योरी के नाम से जानते हैं, और हम लोगों ने कहा था हमेशा से कि जहां म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है अमंग द कंबाइनिंग एटम्स, वहीं पर होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए कुछ उदाहरण आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, जैसे H और H के दोनों के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से म्यूचुअली शेयर्ड कर दिया एक दूसरे को, और H और H के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है वही तुम्हारा कौन सा बॉन्ड है? तो ये तुम्हारा है कोवेलेंट बॉन्ड। CO2 मॉलिक्यूल है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, है ना। कार्बन बीच में हमारा रहेगा और दोनों ऑक्सीजन अपना 2 पेयर को, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और कार्बन अपना एक पेयर को इनके साथ जोड़ करके और इस तरह से CO2 का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एक नया तरीका है, अगर हमको मान लो बॉन्डिंग बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिठाने नहीं आता है तो यहां से सीखें मुझसे। मैंने एक नया तरीका आपको बता रखा है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स, उसके बाद सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, उसके बाद अपने मन से सभी एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे और फिर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। अब इसी चीज को हमने यहां पर समझाया और दिखाया है, देख लीजिए और समझ लीजिए। जैसे CO2 है तो कार्बन ऑक्सीजन हमारे पास, देखो सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कार्बन का हो गया 4, ऑक्सीजन 6 × 2 12, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन खर्च करने हमें। अपने मन से सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे, 4 खर्च हो चुके हैं, उसके बाद काउंट करेंगे 6 8 10 12 14 16।
अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे भैया, ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, यहाँ से भी 2 हटाएंगे तो यहाँ भी देखो ये पूरा हो गया। इसी तरह का स्ट्रक्चर हम लोग शो कर रहे हैं। दैट्स इट। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी तरीके से आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। 2 बदमाश एलिमेंट आपको मैं बता दूं, फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस 8 के बदले 10 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और सल्फर 8 के बदले 12 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इस बात का ध्यान रखना है, फास्फोरस 8 के बदले 10 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और सल्फर 8 के बदले 12 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है अपने पास। इसीलिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है जबकि सल्फर टोटल 6 बॉन्ड बनाता है। याद रखिएगा ये बात। अब H3PO4 में अभी अभी हमने आपको कहा फास्फोरस 8 के बदले 10 रखना चाहेगा, तो दैट इज देखो 2 4 5 6 8 और ये 2 10 इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रखा है, यानी 5 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, यही 2 हैं, बाकी उसके बाद H2SO4 आपने देखा ही। और यहाँ देख लो NO3- PO4 3- SO4 2- N2O4 N2O5, ये आपका होमवर्क है। प्लीज इसको बना करके और जरूर दिखाइएगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन के द्वारा कि आपको कितना क्वेश्चन इसमें से आया। जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा, सर कौन सा क्वेश्चन नंबर आपसे नहीं बना है, वो हम आपको यहाँ बोर्ड पर दोबारा बता देंगे। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस की। ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस क्या क्या है इसको समझिए। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करना। मतलब सेंट्रल एटम जो होता है वो 8 के बजाय 2 4 में भी खुश रह सकता है, 6 में भी खुश रह सकता है, जरूरी नहीं कि 8 ही पूरा करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बन जाएगा। जैसे 8 के बदले ये 4 ही रख करके खुश है, 8 के बदले ये 6 रख करके खुश है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में गिने जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसमें सेंट्रल एटम कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखने वाला, जैसे हमने बताया फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस 8 के बदले 10 और सल्फर 8 के बदले 12 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। लाइक आप NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को देख सकते हो और NO2, दोनों में नाइट्रोजन पर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर दीजिएगा। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। ऑक्सीजन का होता है 6, टोटल हो गया 11। N और O के बीच में अपने मन से सिंगल बॉन्ड पुट किया तो 2 खर्च हो गया, फिर 4 6 और 2 यहाँ और होता तो 8, 2 10 और 1 11। यहाँ से एक पेयर हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बनाए, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी था नहीं, पर नाइट्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सिमिलरली NO2 के केस में भी हमारे पास यही है। ये दरअसल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं, सॉरी NO2- ही है यहाँ पर अवेलेबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग का इलेक्ट्रॉन, सो NO2 को ही केवल रखेंगे, माइनस यहाँ एक्चुअली में नहीं है गिवन, NO2 ही हम लोग बनाए हैं, नाइट्राइट के लिए है। तो यहाँ पर आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बात हुआ। अब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटी बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटी बॉन्ड या उसी को हम सेमी पोलर बॉन्ड होता है। इसको भी तुम चाहो तो समझ सकते हो, कहीं अगर कंफ्यूजन ना हो तो देख लो। 5 है, ऑक्सीजन 6 × 2 12 है, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन खर्च करने हैं बेटा, इसी हिसाब से खर्च होगा। नाइट्रोजन पर एक ऑड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो अब आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटी बॉन्ड या सेमी पोलर बॉन्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले से शेयर्ड होते हैं बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, बट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1 एटम ओनली। मतलब जो सेंट्रल एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो फिर अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा इसको शेयर या ट्रांसफर कर दे, इवन ट्रांसफर कर देगा बोलेंगे यहाँ पर। और ट्रांसफर करने पर यहाँ एरो जैसा बॉन्ड बनता है और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ जो एरो जैसा बॉन्ड बनेगा उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये है पूरी कहानी। अब आता है अगला टॉपिक, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज है क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V - L -
s/2। अब जैसे यहां पर हम लोग O3 मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 गुना 3 कर दिया तो 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन खर्च करके हम लोगों ने ऐसा बॉन्ड बनाया, एटम नंबर 1 2 3 मान लिया। फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूला के आधार पर हम बात करते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है और शेयर्ड की संख्या भी 4 है। तो 4/2 करेंगे तो 2 होगा, तो यहां पर 2 और यहां 4 - 6, तो 6 - 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहां पर काट देंगे, 2 2 जा 4, तो 6 - 6 = 0। सेकेंड आइटम पर निकालेंगे तो 2 3 जा 6, तो 6 - 5 बराबर +1। यहां काटेंगे तो 1, 6 - 7 बराबर -1। ये इसका आंसर होगा। ओके, ये है कहानी फॉर्मल चार्ज की। अब आपको अगला सवाल दिया गया है, NO2- दिया हुआ है, तो इसमें टोटल फॉर्मल चार्ज हर एक एटम का आपको निकालना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो भैया NO2- है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, ऑक्सीजन का है 6 × 2 12, और माइनस मतलब एक और आया, तो 12 5 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन हमें खर्च करने हैं। तो बीच में N रहा, इधर O, इधर भी O, अपने मन से सिंगल बॉन्ड, खर्च हो गए 4 4 के बाद 6 8 10 12 14 16 17 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक ऑक्सीजन क्या करेगा? यहां से एक डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। कैसा बॉन्ड क्रिएट करेगा? डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और एक सिंगल बॉन्ड हमारा अवेलेबल रह जाएगा, क्योंकि आपके पास बाहर में चार्ज माइनस है। नाउ दिस सेड बी एटम नंबर 1, दिस इज एटम नंबर 2 एंड दिस इज एटम नंबर 3। अब आप किसी को भी मान सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, 1 2 3, और उसके बाद फॉर्मल चार्ज आपको निकालने आता ही है, तो कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देने वाला सबसे पहला आदमी लोग जो आया था, जो इंट्रोड्यूस किया था, वो हिटलर और लंदन था। बाद में इस थ्योरी को डेवलप किया था पॉलिंग और उसके कुछ साथियों ने। उन दोनों ने कुछ बातें कही, जैसे मान लो कि 2 हाइड्रोजन एटम अगर हैं और ये दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को एक नए अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स से, एंड दे बिगिंस टू ऑपरेट, सो दीज फोर्सेस आर, ये कैसे फोर्स होंगे वो आप समझ लें किस प्रकार का फोर्स है। तो ये कह रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ A एंड B, न्यूक्लियस ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ B, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ B एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ A, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन, ये भी होगा। फिर उसके बाद रिपल्सन क्रिएट होगा दोनों न्यूक्लियस के बीच, और रिपल्सन क्रिएट होगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच। ऐसी बातें हैं VBT का इंट्रोडक्शन के लिए। वहीं हमने कुछ फॉर्मेशन करके आपको दिखाया है H2, O2, N2, इन सब मॉलिक्यूल्स को। जैसे मैं आपको समझाऊं कि हाइड्रोजन आपके पास देखो एक एक एटम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है 1s में, तो इसका एक पेयर्ड है तो दूसरा इसके पास, ये भी देखो सॉरी अनपेयर्ड है तो ये भी अनपेयर्ड है, बट एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तभी पेयर करेगा। यहाँ यही हिसाब किताब लगाना है, ठीक है। अब पेयर कराएं तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर O2 में आप देखोगे 2 इस तरह से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो डबल बॉन्ड बन रहा है, 3 मिल रहे तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से आपको फॉर्मेशन करके दिखाना है, ओके। फिर उसी तरह से यहाँ F2 का फॉर्मेशन अगर है, मान लो F2 है, यहाँ गलती से H2 लिखा गया है, F2 का फॉर्मेशन है, तो F और F के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बाय मिस्टेक लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है, ऐसा टाइपिंग मिस्टेक हम लोगों से हो जाता है, इसलिए हमें माफ करें, पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए। एक और एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है। HF मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो H और F के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग VBT का कॉन्सेप्ट समझने के बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है बच्चों जहां ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड टू एंड हो या हेड ऑन ओवरलैपिंग, दोनों बोल सकते हो। एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। SS, SP और PP ओवरलैपिंग होगा। यह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्योंकि इसका ओवरलैपिंग एक्सटेंट जो है वो बहुत ही लार्ज एक्सटेंट होता है।
तो S और S के बीच में यहां जो बॉन्ड बन रहा है ये है आपका सिग्मा बॉन्ड। P और P के बीच में यहां जो एंड टू एंड बन रहा है वो है आपका सिग्मा बॉन्ड। S और P के बीच में यहां जो बॉन्ड बन रहा है वो है आपका सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो यहां साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग होता है और ये सिर्फ PP ऑर्बिटल्स के बीच में होगा। यह एक वीक बॉन्ड होता है क्योंकि इसका ओवरलैपिंग एक्सटेंट बहुत कम होता है। जब पाई बॉन्ड तभी बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। तो ये वाला जो सेक्शन है यहां ओवरलैपिंग जब होता है तो यहां पाई, ये दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। किसको दिखाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों है। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के टोटल नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? C2H4 है हमारे पास, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा बॉन्ड्स, और जहां डबल बॉन्ड आपको मिला तो यहां एक पाई और एक सिग्मा लिखा जाएगा। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा और एक पाई है। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन CH टोटल 1 2 3 4 है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन CC 1 है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन CC तो वो भी 1 है। दैट्स इट। फिर उसी तरह से C2H2 मॉलिक्यूल का हमको निकालना है तो वो हमने बता दिया। अब मान लो उसी में क्वेश्चन पूछ दिया बेंजीन का बताओ भैया, तो बेंजीन में मतलब कार्बन के पास टोटल 6 कार्बन हमारे बेंजीन में होते हैं। यस और नो? तो बिल्कुल होता है सर। और 6 कार्बन के साथ, हर कार्बन के साथ में एक एक अवेलेबिलिटी होगी किसकी भैया? H की। C6H6 फॉर्मूला होता है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं, राइट। अब हमको इसका सिग्मा पाई निकालना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप बनाइएगा कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। C2H2 तो आपको बना के दिया हुआ है, लेकिन एक हम आपको क्वेश्चन खुद से दे दिए हैं कि इस बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, कैलकुलेट करके बताइएगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक बढ़ता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है। वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी और जिन्हें हम इक्विवेलेंट एनर्जी कहेंगे, और ऐसे ऑर्बिटल जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस फेनोमेना को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हम लोग इस तरह से ध्यान देंगे कि देखो, 2 ऑर्बिटल अगर रहा तो हाइब्रिडेशन sp होगा, 3 ऑर्बिटल रहेगा sp2 होगा, 4 रहेगा sp3 होगा, 5 रहेगा sp3d1 होगा, 6 रहेगा sp3d2 रहेगा। एग्जाम्पल्स भी आपको गिवन है, ये सब आप देख सकते हैं। ओके, और हम लोग बाकी सब बातें इसमें और डिस्कस करेंगे कि कहाँ बॉन्ड पेयर और कहाँ लोन पेयर्स हैं, तो क्या अवेलेबिलिटी होगी। अब देखते हैं आगे। आइए हम लोग सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। जैसे BeF2 मॉलिक्यूल है, BeF2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। ठीक है, 2p में अपने पास खाली है ऑर्बिटल, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही फ्लोरीन किए, देखो अब क्या करना है, हमको घर खाली करना है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन हमको इधर दे देना होगा। ठीक है, 1s से तो जाएगा नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से गया? 2s से, जो जंप करके किस में चला गया? 2p में। अब कितने घर खाली हुए? एक s का है और एक p का है, तो हाइब्रिडेशन शुड बी sp, और जब sp होता है तो शेप हम बोलते हैं कैसा है? लीनियर है। कैसा है शेप? लीनियर है। उसी तरह BCl3 है, तो बोरोन के ट्राइक्लोराइड के लिए भी हम इसी तरह देखेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जंप कर दिए तो हाइब्रिडेशन विल बी sp2, शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। उसी तरह sp3 के लिए आएगा तो शेप हो जाएगा उसका टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 CCl4, ये दोनों इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा। sp3d1 है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3d1 अगर आया, अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp3d1 आया तो शेप का नाम हम क्या लिखते हैं? देखो ये 3 मिल रहे हैं, ये 3 मिल रहे हैं,
तो इसको ट्राइगोनल बोलेंगे, ये पिरामिडल, ये पिरामिडल, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलोगे। क्या बोलोगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। उसी तरह sp3d2 है, तो मतलब sp3d2 होने से शेप का नाम हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है, ये ऑक्टाहेड्रल है। फिर हाइब्रिडेशन का एक सिंपल सा ट्रिक हम आपके लिए बनाकर लाए हैं, उसको भी समझ लेते हैं। हाइब्रिडेशन H बराबर फॉर्मूला है हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ca मतलब सेंट्रल एटम, Ca का मतलब सेंट्रल एटम है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। अब जैसे PF5 है, तो PF5 हमने लिखा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का 5, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो है, कोई बाहर में प्लस माइनस नहीं है तो 0 0, तो अगर 5 आया तो इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा, sp3d1 होगा, 5 आएगा तो sp3d1 होगा, और शेप जो है वो लिखाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 रहने से ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब है अगला सवाल CO3 2 माइनस, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन आया है, तो खैर हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम यानी 4 है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है नहीं तो वो 0 है, कैटायन भी हमारा 0 है, लेकिन एनायन हमारे पास 2 है, टोटल 6/2 करेंगे तो 3, sp2 शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। NH4 प्लस है, यहां पर भी 4 देखेंगे, NH4 प्लस है, तो हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5, और इसके पास है मोनोवैलेंट एटम का नंबर 4, कैटायन 1 है, एनायन नहीं है, तो 9 में से गया 8, 8/2 करेंगे 4, 4 है तो sp3 शेप होगा टेट्राहेड्रल। बच्चों अब हम लोग शुरू कर रहे हैं VSEPR यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आइए देखते हैं इस थ्योरी के अनुसार हमको क्या समझ में आता है। अभी आपने देखा था हाइब्रिडेशन के बारे में, और अब हम लोग देखेंगे VSEPR। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है मॉलिक्यूलर शेप्स को डिटर्मिनेशन करने के लिए काम में आता है। आइए देखते हैं मेन पोस्टुलेट्स क्या है इसका। तो सबसे पहला बात तो ये है बच्चों कि ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, राइट। और जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे, जो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे वैलेंस शेल में होंगे अवेलेबल, वो रिपेल करेंगे वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस, ऐसे पोजीशन में रहना चाहेंगे स्पेस में ताकि एक दूसरे को मतलब कम से कम रिपल्सन हो और मैक्सिमाइज डिस्टेंस होगा उनके बीच, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड मानो होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, और 2 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हैं मल्टीपल बॉन्ड्स के तो उसे हम सिंगल सुपर पेयर मानेंगे। मतलब कहीं डबल बॉन्ड भी है तो उसको एक सिंगल सुपर पेयर कहना है। ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर होता है बॉन्ड पेयर में। नेक्स्ट आपको बता दें हम कि हमारा जो VSEPR थ्योरी है ये 2 तरह की ज्योमेट्री को जन्म देता है। एक होता है रेगुलर ज्योमेट्री, दूसरा होता है इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री वो होते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और इरेगुलर ज्योमेट्री वो होता है जहां बॉन्ड पेयर भी होता है और लोन पेयर भी होते हैं। इरेगुलर ज्योमेट्री को हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर हम रेगुलर ज्योमेट्री की बात करें तो जितना भी हाइब्रिडेशन का जो कॉन्सेप्ट था, कितना अगर जैसे हाइब्रिडेशन sp था तो शेप लीनियर था, तो sp का मतलब 2 ऑर्बिटल है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, फिर 3 बॉन्ड पेयर तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 बॉन्ड पेयर तो टेट्राहेड्रल। इस तरह करके हम लोग जो भी आप हाइब्रिडेशन देखे थे और उसका ज्योमेट्री देखे थे बिल्कुल वो रेगुलर ज्योमेट्री में यूज कर देना। हम बात करेंगे इरेगुलर ज्योमेट्री की, जहां पर बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे, तो उससे हमें एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री का पता चलेगा, और पता चलेगा साथ ही साथ कि हम लोग का एक्चुअल शेप क्या है। आइए देखते हैं। अगर बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है, लोन पेयर 1 है, दिखाई देगा हमको ट्राइगोनल प्लेनर, बट एक्चुअल शेप इज बेंड।
और इसका बेस्ट एग्जाम्पल SO2 और O3 है, ठीक है। SO2 है और दूसरा अलग एग्जाम्पल है O3, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो दिखेगा टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका, लेकिन टेट्राहेड्रल दिख रहा है तो ट्राइगोनल, पिरामिडल या सिंपली हम लोग इसको खाली पिरामिडल भी बोलेंगे तो चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पिरामिडल होगा। और इसका बेस्ट उदाहरण NH3 है, अमोनिया। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर फिर से दिखेगा, टोटल 4 हो गया, दिखेगा टेट्राहेड्रल बट एक्चुअल शेप इज बेंड, बेस्ट एग्जांपल इज H2O। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, सीसॉ ज्योमेट्री है, SF4 इसका बेस्ट उदाहरण होगा। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखता है, लेकिन इसको अगर हम बंद कर दे तो टी शेप दिखता है, टी शेप्ड बोलोगे, और ClF3 BrF3 इसके एग्जांपल्स बनेंगे। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, दिखेगा ऑक्टाहेड्रल बट एक्चुअल शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, और इसका एग्जांपल ClF5 BrF5 ये सब आप लिख सकते हो। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर दिखेगा ऑक्टाहेड्रल पर एक्चुअल शेप इज स्क्वायर प्लेनर, और XeF4 इसका बेस्ट उदाहरण होगा। नेक्स्ट, VSEPR के लिए हम लोग कुछ ट्रिक बना रखे हैं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालोगे एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड। जैसे एक उदाहरण है ClF3 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ 5 आ रहा है, दिख रहा है सबको, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ रहा है। अब बॉन्ड पेयर की संख्या उतनी ही होती है बेटा जितना नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम होता है। तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, कितने मोनोवैलेंट एटम है, 3 है, और इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितना है, 5 है, तो लोन पेयर कितने बचेंगे, 2। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर से टी शेप बनता है एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन। उसी तरह BrF5 का बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन वो ब्रोमीन का होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और मोनोवैलेंट एटम 5 है, तो मतलब 5 इसका मोनोवैलेंट एटम यानी 5 बॉन्ड पेयर है तो 1 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर से स्क्वायर पिरामिडल शेप बनता है BrF5। बड़ी इजी बात है। उसी तरह H3O प्लस है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, उसके हिसाब से ही भरना है। सिमिलरली अब हम लोग आते हैं बॉन्डिंग पैरामीटर्स की बात करने के लिए। VSEPR की कहानी समाप्त हुई तो बॉन्डिंग पैरामीटर्स जानना पड़ेगा। बॉन्डिंग पैरामीटर में सबसे पहला चीज है बॉन्ड लेंथ। अब ये क्या चीज होता है जरा समझिए। इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगा बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में 2 बॉन्डेड एटम के बीच जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ के मुख्य रूप से 3 फैक्टर हैं। सबसे पहले साइज ऑफ एटम्स है, जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड लेंथ भी उतना बड़ा होगा, इसलिए I सबसे बड़ा है, फिर Br, फिर Cl, फिर F, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा हो जाता है बॉन्ड का लेंथ उतना ही कम हो जाता है। तो सबसे छोटा हो गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल बॉन्ड। हाइब्रिडेशन की बात करें तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड का साइज मतलब बॉन्ड का लेंथ जो है वो छोटा पड़ जाता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से स्मॉलर विल बी द बॉन्ड लेंथ। सबसे परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहाँ है, 50%, तो सबसे बॉन्ड लेंथ कम इसी का होगा, फिर sp2, फिर sp3। नेक्स्ट बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। यह एक ऐसा एंगल है, देखो, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड आयन, ठीक है। 2 एटम्स के बीच, किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच जो 2 बॉन्ड के बीच जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहते हैं। और अगला टर्म है फिर बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम और आयन, उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं एटम्स के बीच, उसी को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर एक और तरीके से निकाला जाता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटाकर डिवाइड बाई 2 कर देना होगा तब बॉन्ड ऑर्डर, पर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग करेंगे, आगे देखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग नए टॉपिक पर, रेजोनेंस पर। अगर हम बेंजीन के रेजोनेंस की बात करें तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। रेजोनेंस दरअसल हम लोग सीधा सीधा शब्द में अगर कहें तो हम कह सकते हैं डी लोकलाइजेशन, डी
लोकलाइजेशन ऑफ कैसा पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन का देखो इस तरह से, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया है तो इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ मूव करेगा, तो ये यहाँ मूव करेगा। अब इसी के जस्ट उल्टा है, फिर ये यहाँ आया था तो यहाँ गया, ये यहाँ आया था तो यहाँ, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रेजोनेंस में ये पूरे रिंग में नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। और इसको हम लोग, ये 3 बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हाइब्रिड बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? हाइब्रिड बॉन्ड। O3 का उसी तरह बनाया गया है, NO3-, तुम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जानते ही हो। अब जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड खाली यही हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस तरह से फॉर्म बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया। नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम पोलैरिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले ना हमको डाइपोल मोमेंट के बारे में बताना होगा। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली है क्या, जरा समझो पहले। ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और डिस्टेंस बिटवीन देम है। दो एटम के बीच जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उसका डिस्टेंस का गुणनफल होगा, उसी को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ध्यान ये रखना है कि अगर म्यू का वैल्यू 0 से बड़ा आया तो मॉलिक्यूल पोलर होगा, और 0 के बराबर आया तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। नेक्स्ट, समझाने के लिए पोलर नॉन पोलर को हम लोग देखो चार्ज कैंसिलेशन कैसे करके समझाएंगे। देखो CH Cl3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, और इस कार्बन पर हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इसके रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन और ज्यादा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब देखो चार्ज कैंसिलेशन जो है वो किधर से किधर होगा, इसको समझना है। पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो चार्ज कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज कैंसिल, पर क्या इधर कैंसिल हो पाया? नहीं। तो इसका मतलब है म्यू का वैल्यू 0 से क्या आया? बड़ा आया, तो मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। यहां देखोगे तो सारे कैंसिल हो गए, तो म्यू का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, तो कैसा है? नॉन पोलर है। और डाइपोल मोमेंट का यूनिट डी होता है, और 1 डी बराबर 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर लिखते हैं। ESU सेंटीमीटर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। NH3 हमारा पोलर नेचर का है, SO3 नॉन पोलर है, CO2 नॉन पोलर है। इस तरह का आपका क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है यहाँ पर, NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से अधिक होता है, ऐसा क्यों? जबकि दोनों ही ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर को शो करते हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्या वजह है? तो देखिए इसका बात क्या है कि रिजल्टेंट डाइपोल जब हम लोग NH बॉन्ड का रिजल्टेंट डाइपोल वो एक ही डायरेक्शन में है, एंड दैट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एड्स अप इन NH3 मॉलिक्यूल, मतलब एक ही डायरेक्शन में चला गया। इन NF3 मॉलिक्यूल द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ NF बॉन्ड एंड दैट ऑफ लोन पेयर electrons is in opposite direction and hence cancels each other, hence dipole moment of NH3 is greater than that of NF3 molecule। NH का जो रिजल्टेंट डाइपोल है, चूंकि वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू देके जाएगा, लेकिन NF3 वाले के केस में अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट डाइपोल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। किसका? NH3 का। अब हम देखेंगे किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है एक रूल जिसका नाम है फजान्स रूल। फजान्स रूल बताता है कि कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl, KCl, AgCl, CaCl2, MgCl2, ये सब आयनिक कंपाउंड हुआ। हर आयनिक कंपाउंड कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। वह कोवेलेंट कैरेक्टर कितना रखता है, इसी को समझाने आया है फजान्स रूल। आइए समझते हैं। पहला बात कहता है कि आयंस के पास बहुत हाई चार्ज होता है, तो कैटायन और एनायन हैव ग्रेटर चार्ज, सो ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। यानी कि सीधा सीधा मतलब है चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कोवेलेंट कैरेक्टर के। जैसे Al पर 3+ है, Mg पर 2+ है और Li पर 1+। सबसे ज्यादा इस पर 3+ है, तो इसका चार्ज सबसे ज्यादा, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर भी इसका सबसे ज्यादा होगा। लेकिन कैटायन के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? कोवेलेंट कैरेक्टर। साइज जितना छोटा होगा कैटायन का, एनायन का नहीं देखें, Cl एनायंस, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब कैटायन हुआ। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। फिर एनायन का साइज जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। FCl Bri की बात अगर करते हैं तो देखोगे जैसे F का साइज छोटा है
तो सबसे बड़ा कौन है, NaI, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी यही रखेगा। और लास्ट, अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 ND10 आ गया है, किसी की कॉन्फ़िगरेशन अगर इतनी आ गई है, मतलब वह मॉलिक्यूल उतनी ही ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, और स्टेबल है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा है। AgCl और NaCl की अगर हम बात करें तो Ag जो है वो NH2 NP6 ND10 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है एज कंपेयर टू NaCl, इसलिए यह मोर स्टेबल माना जाएगा। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको शॉर्टकट में MOT कहते हैं, और इसी के अंदर हमको पढ़ना पड़ता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कुछ पोस्टुलेट्स। बेटा अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो एक होता है बॉन्डिंग और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BMO और एंटी बॉन्डिंग वाले को शॉर्टकट में बोलते हैं ABMO, ठीक है ना। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहा है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर एडेड, मतलब साई A और साई B ऐड होंगे, और एंटी बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। साई B इज इक्वल टू साई A प्लस साई B, और साई B इज इक्वल टू साई A माइनस साई B। यहां पर साई A होगा स्मॉल a, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग के लिए। एनर्जी लेवल डायग्राम भी सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा। कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर लेस देन इक्वल टू 14 तक भरी जाए तो हमारा सब में यही कॉन्फ़िगरेशन चलेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स जो बराबर है पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा टू पी जेड, अब पाई स्टार टू पी एक्स जो बराबर है पाई स्टार टू पी वाई, फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये सब तब जब इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से कम या 14 के इक्वल है। अगर 14 से ज़्यादा है, मतलब 16, 18 ऐसा कुछ आ रहा है, तो फिर सिग्मा टू पी जेड को हमको पहले भरना पड़ता है, ग्रेटर देन 14 होगा। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा है तो मोर स्टेबल है, कम है तो अनस्टेबल है, बराबर है तब भी अनस्टेबल है, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपके पास H2 मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम किस में भरते हैं, सिग्मा 1s में 2 भर पाएंगे, भर दिए, तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। अच्छा ये भी बता सकते हो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, बॉन्ड ऑर्डर पहले निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कितना है 1, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास 1 नहीं 2 है, 2 माइनस, तो 2/2 करेंगे तो कितना आएगा इसमें बेटा 1 आएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन C2 के लिए अगर हम लोग बनाए हैं, देखो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और फिर पाई टू पी x2, पाई टू पी y2। अब हमको क्या करना है, जितना स्टार वाला है वो सब एंटी बॉन्डिंग है, जो बिना स्टार वाले हैं वो बॉन्डिंग्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके बाद हम लोग इसको पुटअप कर देंगे। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 4, 6, 8 है, एंटी बॉन्डिंग की संख्या 4 है, आएगा कट करके 2। अब उसका डायग्राम तुम्हारे सामने देखो, ये 1s का है, ये 2s का है, और ये 2p का है। तो इस कार्बन के पास टोटल यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो 1s2, 2s2 और 2p2 भराएगा। यहाँ भी वही कहानी है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1s2, 2s2, 2p2 होगा। इसी तरह से भर भर के, और फिर अंदर वाला जो हम लोग यहाँ भरे वो अंदर में भराएगा। उसके बाद हम लोग इसमें देखें कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, अनपेयर्ड नहीं है मतलब यह कैसा नेचर का है, डायमैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड आया तो कैसा नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। नेक्स्ट, उसी तरह O2 मॉलिक्यूल का आपको दिया गया है, तो O2 में इलेक्ट्रॉन का नंबर 16 है, जिसमें सिग्मा 2pz को हम लोग पहले भर देंगे। किसको भर देंगे, सिग्मा 2pz को हम पहले भर देंगे, उसके बाद बाकी भराएगा फिर हमारे पास। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो पैरामैग्नेटिक लिखा जाएगा। गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 15, 16 है, तो यह पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10, तो 10
एंटी बॉन्डिंग की संख्या 2 और 2 4 5 6 है, तो 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, 4/2 करेंगे तो 2 आएगा इसका भी, और उसके हिसाब से हम लोग यहां पर कॉन्फ़िगरेशन भरे हैं, राइट। अब प्लस दे दिए हैं बेटा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, कमी हो गया है, तो इसको भी चेक कर लेना है। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब 13 हो गया, तो कैसे भरेंगे एक बार इसको देख करके, और डायग्राम आपके लिए खुद आपको बनाना है। कैसे बनाओगे, हम हिंट दे दे रहे हैं, एक तरफ n रहेगा तो दूसरी तरफ n प्लस रहेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करके हमको लिखना है। आई बात समझ में? जैसे नाइट्रोजन 7 है ना, तो 1s2 2s2 और 2p3 लिखोगे बेटा, लेकिन यहां लिखोगे 1s2 2s2 और 2p2, मतलब यहाँ 2p के तीनों ऑर्बिटल में एक एक ठो भरेंगे और वहां 2p के सिर्फ 2 ऑर्बिटल में एक एक ठो भरेंगे। बाकी जैसा डायग्राम बनता था उसी फॉर्म में बनाना और सही मायने में आंसर बताना। N2 माइनस का भी दिया गया है, उसका डायग्राम बनाना है आपको, ये सब ट्राई करिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब अगर हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड है टू बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि FON के साथ में। दो तरह का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो दो या उससे अधिक एटम्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्ड लगेगा, वो सेम भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के पास फॉर्म कर सकता है। HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करेगा। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, सेम मॉलिक्यूल रहेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा विद इन द एटम, तब उसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। वन शॉट वीडियो में बने रहिएगा। फिर इसी तरह से अगले दिन हम लोग फिर नए चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं। आपके स्कूल के एग्जाम, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के हम लोग बहुत ही ज़्यादा जागृत हैं। आप भी रहिए और अवेयर रहिएगा। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।